हेलो दोस्तों, हमारे चैनल घर घर की कहानी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है कैसा आडंबर। दीवार से सिर टिकाकर अनीता शून्य में ताक रही थी। रोते रोते उसकी पलकें सूज गई थीं। अब भी कभी कभी एकाध आंसू पलकों पर आता और उसके गालों पर बह जाता। पास के कमरे में उसकी भाभी दहाड़े मार मार कर रो रही थी। भाभी की बहन और भाभी उन्हें समझा रही थीं। भाभी के दोनों बच्चे आयुष और आशीष सहमे हुए से माँ के पास बैठे थे। भाभी का रुदन कभी उसे सुनाई पड़ जाता था। बुआ अनीता के पास बैठी थीं और भी बहुत से रिश्तेदार घर में जगह जगह बैठे हुए थे। अनीता का भाई और घर के बाकी दूसरे पुरुष अर्थी के साथ शमशान घाट अंतिम संस्कार करने जा चुके थे। अनीता की आंखों से फिर आंसू बह निकले। माँ तो बहुत पहले ही उन्हें छोड़कर चली गई थी। पिता ने ही उन्हें माँ और बाप दोनों का प्यार देकर पाला। उनकी उंगलियां पकड़कर दोनों भाई बहन ने चलना सीखा। इस लायक बने कि जिंदगी की दौड़ में शामिल होकर अपनी जगह बना सकें। और आज वही पिता अपने जीवन की दौड़ पूरी कर इस दुनिया से चले गए। वह पिता की याद में फफक पड़ी। पास बैठी बुआ उसे दिलासा देते हुए खुद भी भाई की याद में बिलखने लगी। घड़ी ने 5:30 बजाए तो रिश्ते की एक दो महिलाएं घर की औरतों के नहाने की व्यवस्था करने में जुट गईं। दाह संस्कार से पुरुषों के लौटने से पहले घर की महिलाओं का स्नान हो जाना चाहिए। भाभी और बुआ के स्नान करने के बाद बेमन से उठकर अनीता ने भी स्नान किया। कैसी अजीब रस्में हैं, अनीता सोच रही थी। व्यक्ति के मरते ही इस तरह से घर के लोग स्नान करते हैं जैसे कि कोई अछूत की बीमारी थी जिसके दूर हटते ही स्नान करके लोग शुद्ध हो जाते हैं। धर्म और उसकी रूढ़ियाँ संस्कार हैं कि कुरीतियाँ। इंसान की भावनाओं का ध्यान नहीं है, बस लोग आडंबर में फंस जाते हैं। औरतों का नहाना हुआ ही था कि शमशान घाट से घर के पुरुष वापस आ गए और घर के बाहर बैठ गए। घर की महिलाएं और पुरुषों के नहाने की व्यवस्था करने लगीं। उसी शहर में रहने वाले कई रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग बाहर से ही अपने अपने घरों को लौट गए। उन्हें विदा कर भैया भी नहाने चले गए। नहाकर अनीता का भाई अमित आकर बहन के पास बैठ गया तो अनीता भाई के कंधे पर सिर रखकर रो पड़ी। भाई की आंखें भी भीग गई थीं। वह छोटी बहन के सिर पर हाथ फेरने लगा। रो मत अनीता, मैं तुम्हें कभी पिताजी की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। तेरा यह घर हमेशा तेरे लिए वैसा ही रहेगा जैसा पिताजी के रहते था। बड़े भाई ने कहा तो अनीता के दुखी मन को काफ़ी सहारा मिला। जीजाजी, बाबूजी का बिस्तर और तकिया किसे देने हैं? अमित के छोटे साले ने आकर पूछा। अभी तो उन्हें यहीं रहने दे राज, यह सब बाद में करते रहना, इतनी जल्दी क्या है? अमित के बोलने से पहले ही बुआ बोल पड़ी। नहीं बुआ, ये लोग हैं तो यह सब हो जाएगा, फिर मेहमानों के सोने के लिए जगह भी तो चाहिए ना। राज, तुम पिताजी का बिस्तर और कपड़े वृद्धाश्रम में दे आओ, वहाँ किसी के काम आ जाएंगे। अमित ने तुरंत उठते हुए कहा। लेकिन भैया, पिताजी की निशानियों को अपने से दूर करने की इतनी जल्दीबाजी क्यों? अनीता ने एक कमज़ोर सा प्रतिवादन करना चाहा, लेकिन तब तक अमित राज के साथ पिताजी के कमरे की तरफ जा चुके थे। लगभग 15 मिनट बाद भैया की आवाज़ आई। अनीता, ज़रा यहाँ आना। अपने को संभालते हुए अनीता पिताजी के कमरे में गई। देख अनीता, तुझे पिताजी की याद के तहत उनकी कोई वस्तु चाहिए तो ले ले, अमित ने कहा। भाभी को शायद कुछ भनक लग गई और वे तुरंत आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। अनीता समझ गई कि भाभी यह देखना चाहती हैं कि वह क्या ले जा रही है। पिताजी की पढ़ने वाली मेज पर उनका और माँ का शादी के बाद का फ़ोटो रखा हुआ था। अनीता ने जाकर वह फ़ोटो उठा लिया। इस फ़ोटो को संभाल कर रखेगी वह। पिताजी की सोने की चेन और 2 अंगूठियाँ फ़ोटो के पास ही एक छोटी ट्रे में रखी थीं, जिन्हें माँ ने घर के खर्चे के लिए मिले पैसों में बचा बचा कर अलग अलग अवसरों पर पिताजी के लिए बनवाया था। चूँकि ये चेन और अंगूठियाँ माँ की निशानियाँ थीं, इसलिए पिताजी उन्हें कभी अपने से अलग नहीं करते थे। अनीता ने फ़ोटो को कसकर सीने से लगाया और तेज़ी से पिताजी के कमरे से बाहर चली गई। जाते जाते उसने देख लिया कि भाभी की नज़रें ट्रे में रखी चीज़ों पर जमी हैं और चेहरे पर राहत का भाव है।
कि अनीता ने उन्हें नहीं उठाया, उसके मन में एक वितृष्णा का भाव पैदा हुआ कि थोड़ी देर पहले भैया के दिलासा भरे शब्दों में कितना खोखलापन था। यह समझ में आ गया। भैया के दोनों सालों ने मिलकर पिताजी के कपड़ों और बाकी सामान की गठरियाँ बनाई और वृद्धाश्रम में पहुंचा आए। पिताजी का लोहे वाला पुराना फोल्डिंग पलंग और स्टूल, कुर्सी, मेज और बेंचें वहां से उठाकर सारा सामान छत पर डाल दिया कि बाद में बेच देंगे। भाभी की बड़ी भाभी ने कमरे में फिनाइल का पोछा लगा दिया। पिताजी उस कमरे में 50 वर्षों तक रहे, लेकिन भैया ने 1 घंटे में ही उस 50 वर्षों की सारी निशानियों को धो पोंछ कर मिटा दिया। बस उनकी चैन और अंगूठियाँ भाभी ने झट से अपने सेफ में पहुँचा दी। रात को भाभी की भाभियों ने खाना बनाया। अनीता का मन खाने को नहीं था, लेकिन बुआ के समझाने पर उसने नामचारे को खा लिया। सोते समय अनीता और बुआ ने अपना बिस्तर पिताजी के कमरे में ही डलवाया। पलंग तो था नहीं, जमीन पर ही गद्दा डलवा कर दोनों लेट गईं। बुआ ने पूरे कमरे में नज़र डालकर एक गहरी आह भरी। बुआ के लिए भी उनका मायका उनके भाई के कारण ही था। अब उनके लिए भी मायके के नाम पर कुछ नहीं रहा। उमेश बाबू ने अपने जीते जी न बहन को मायके की कमी खलने दी, न बेटी को। कहते हैं मायका माँ से होता है, लेकिन यहाँ तो पिताजी ने ही हमेशा उन दोनों के लिए ही माँ की भूमिका निभाई। बेटा, अब तू भी अमर के पास सिंगापुर चली जाना। वैसे भी अब तेरे लिए यहाँ रखा ही क्या है। अमित का रवैया तो तुझे पता ही है। जो अपने जन्मदाता की यादों को 1 घंटे भी संभाल कर नहीं रख पाया, वह तुझे क्या पूछेगा। बुआ ने उसकी हथेली को थपथपा कर कहा। अनुभवी बुआ की नज़रें उसके भाई भाभी के भाव पहले ही दिन ताड़ गईं। हाँ बुआ, सच कहती हो। बस पिताजी की तेरहवीं हो जाए तो चली जाऊंगी। उन्हीं के लिए तो इस देश में रुकी थी। अब जब वही नहीं रहे तो। अमिता के आगे के शब्द उसकी रुलाई में दब गए। बुआ देर तक उसका सिर सहलाती रहीं। पिताजी ने अनीता के विवाह की एक एक रस्म इतनी अच्छी तरह पूरी की थी कि लोगों को तथा खुद उसको भी कभी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। पिताजी ने 2 साल पहले उसकी शादी अमर से की थी। साल भर पहले अमर को सिंगापुर में अच्छा जॉब मिल गया था। वह अनीता को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन पिताजी की नरम गरम तबीयत देखकर वह उसके साथ सिंगापुर नहीं गई। अमर का घर इसी शहर में था और उसके माता पिता नहीं थे। अमर के सिंगापुर जाने के बाद अनीता अपनी नौकरानी को साथ लेकर रहती थी। अमर छुट्टियों में आ जाता था। अनीता ने बहुत चाहा कि पिताजी उसके पास रहें, पर इस घर में बसी माँ की यादों को छोड़कर वे जाना नहीं चाहते थे। इसलिए वही हर रोज़ दोपहर को पिताजी के पास चली आती थी। बुआ बड़ोदरा में रहती थीं। उनका भी बार बार आना संभव नहीं था, और अब तो उनका भी इस शहर में क्या रह जाएगा। पिताजी की तीसरे दिन की रस्म हो गई। शाम को अनीता बुआ के साथ आंगन में बैठी थी। अमर के रोज़ फ़ोन आते और उससे बात कर अनीता के दिल को काफ़ी तसल्ली मिलती थी। अमर और बुआ ही तो अब उसके अपने थे। बुआ के सिर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ बुआ, आपको थोड़ा आराम मिलेगा, कहकर अनीता चाय बनाने के लिए रसोई घर की ओर चल दी। रसोई घर का रास्ता भैया के कमरे के बगल से होकर जाता था। अंदर भैया भाभी, उनके बच्चे, भाभी के दोनों भाई बैठे बातें कर रहे थे। उनकी बातचीत का कुछ अंश उसके कानों में पड़ा तो न चाहते हुए भी उसके कदम दरवाजे की ओट में रुक गए। वे लोग पिताजी के कमरे को बच्चों के कमरे में तब्दील करने पर सलाह मशवरा कर रहे थे। बच्चों के लिए फर्नीचर कैसा हो, कितना हो, दीवारों के पर्दे का रंग कैसा हो, और एक अटैच बाथरूम भी बनवाने पर विचार हो रहा था। सब लोग उत्साह से अपनी अपनी राय दे रहे थे। बच्चे भी पुलक रहे थे। अनीता का मन खट्टा हो गया। इन बच्चों को पिताजी अपनी बाहों और पीठ पर लादकर घूमे हैं। इनके बीमार हो जाने पर भैया भाभी भले ही सो जाएं, लेकिन पिताजी इनके सिरहाने बैठे रात रात भर जागते। अपनी तबीयत खराब होने पर भी बच्चों की इच्छा से चलते, उन्हें बाहर घुमाने ले जाते। और आज वे ही बच्चे 3 दिन में ही अपने दादाजी की मौत का गम भूलकर अपने कमरे के निर्माण को लेकर कितने उत्साहित हो रहे हैं। खैर, ये तो फिर भी बच्चे हैं,
जब बड़ों को ही किसी बात का लेस मात्र ही रंज नहीं रहा तो इन्हें क्या कहना। सबके सब उस कमरे की सजावट को लेकर ऐसे बातें कर रहे हैं मानो पिताजी के जाने की राह देख रहे थे कि कब वे जाएं और कब ये लोग उनके कमरे को हथिया कर उसे अपने मन मुताबिक बच्चों के लिए बनवा लें। यह तो पिताजी की तगड़ी पेंशन का लालच था, नहीं तो ये लोग तो कब का उन्हें वृद्धाश्रम में भिजवा चुके होते। अनीता से और अधिक वहाँ पर खड़ा नहीं रहा गया। उसने रसोई घर में जाकर चाय बनाई और बुआ के पास आकर बैठ गई। पिताजी की मौत के बाद दुख के 8 दिन 8 युगों के समान बीते। भैया भाभी के कमरे से आती खिलखिलाहटों की दबी दबी आवाज़ों से घावों पर नमक छिड़कने का सा एहसास होता था, पर बुआ के सहारे वे दिन भी निकल ही गए। 9वें दिन से आडंबर भरी रस्मों की शुरुआत हुई तो अनीता और बुआ दोनों ही बिलख उठीं। 9वें दिन से रूढ़िवादी रस्मों की शुरुआत के साथ श्राद्ध पूजा में पंडितों ने श्लोकों का उच्चारण शुरू किया तो बुआ और अनीता दोनों की आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। हर श्लोक में पंडित अनीता के पिता के नाम उमेश के आगे प्रेत शब्द जोड़कर विधि करवा रहे थे। हर श्लोक में उमेश प्रेतस्य स प्रेतस्य आदि व्यक्ति के नाम के आगे बार बार प्रेत शब्द का उच्चारण इस प्रकार हो रहा था मानो वह कभी भी जीवित ही नहीं था, बल्कि प्रेत योनि में भटकता हुआ कोई भूत था। अपने प्रियजन के नाम के आगे प्रेत शब्द सुनना उसकी यादों के साथ कितना घृणित कार्य लग रहा था। अनीता से वहाँ और बैठा नहीं गया। वह भागकर पिताजी के कमरे में आ गई और उनकी शर्ट को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो दी। कैसे हैं धार्मिक शास्त्र और कैसे थे उनके रचयिता? क्या उन्हें इंसानों की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं था? आडंबर से युक्त रस्मों के खोखले कर्मकांड से भरे शास्त्र। धार्मिक कर्मकांड समाप्त होने के बाद जब पंडित चले गए तब अनीता अपने आप को संभाल कर बाहर आई। भैया और उनके बेटे का सिर मुंडा हुआ था। रस्मों के मुताबिक 9वें दिन पुत्र और पौत्र के बाल निकलवा देते हैं। उनके घुटे सिर को देखकर अनीता का दुख और गहरा हो गया। कैसी होती हैं ये रस्में जो पल पल इंसान को हादसे के याद दिलाती रहती हैं और उसका दुख बढ़ाती हैं। अमर को आखिर छुट्टी मिल ही गई और पिताजी की तेरहवीं पर वह आ गया। उसके कंधे पर सिर रखकर पिताजी की याद में और भैया भाभी के स्वार्थी पक्ष पर वह देर तक आंसू बहाती रही। अनीता का बिल्कुल मन नहीं था उस घर में रुकने का, लेकिन पिताजी की यादों की खातिर वह रुक गई। 13वीं की रस्म पर भैया ने दिल खोलकर खर्च किया। लोग भैया की तारीफ़ें करते नहीं थके कि बेटा हो तो ऐसा। देखो पिताजी की याद में उनकी आत्मा की शांति के लिए कितना कुछ कर रहा है। दान पुण्य अन्नदान। 2 दिन तक सैकड़ों लोगों का भोजन चलता रहा। लोगों ने झक कर खाया और भैया भाभी को ढेरों आशीर्वाद दिए। अनीता, अमर और बुआ तटस्थ रहकर यह तमाशा देखते रहे। वे जानते थे कि यह सब दिखावा है, इसमें तनिक भी भावना या श्रद्धा नहीं है। यह कैसा धर्म है जो व्यक्ति को इंसानियत का पाठ पढ़ाने के बजाय आडंबर और दिखावे का पाठ पढ़ाता है, ढोंग करना सिखाता है। जीते जी पिताजी को दवाइयों और खाने पीने के लिए तरसा दिया और मरने पर कोरे दिखावे के लिए झूठी रस्मों के नाम पर ब्राह्मणों और समाज के लोगों को भोजन करा रहे हैं। सैकड़ों लोगों के भोजन पर हजारों रुपए फूंक कर झूठी वाहवाही लूट रहे हैं, जबकि पिताजी कई बार 2 बजे तक 1 कप चाय के भरोसे पर भूखे रहते थे। अनीता जब दोपहर में आती तो उनके लिए फल, दवाइयाँ और खाना लेकर आती और उन्हें खिलाती। रात को कई बार भैया भाभी को अगर शादी या पार्टी में जाना होता था तो भाभी सुबह की 2 रोटियां 1 कटोरी ठंडी दाल के साथ थाली में रखकर चली जाती। तब पिताजी या तो वही खा लेते या उसे फ़ोन कर देते। तब वह घर से गर्म खाना लाकर उन्हें खिलाती। अनीता सोच रही थी कि श्राद्ध शब्द का वास्तविक अर्थ होता है श्रद्धा से किया गया कर्म, लेकिन भैया जैसे कुपुत्रों और लालची पंडितों ने उसके अर्थ का अनर्थ कर डाला है। जीते जी पिताजी को भैया ने कभी कपड़े, शॉल, स्वेटर के लिए नहीं पूछा। इसके उलट अपने खर्चों और महंगाई का रोना रोकर हर महीने उनकी पेंशन हड़प लेते थे।
लेकिन उनकी 13वीं पर भैया ने खुले हाथों से पंडितों को कपड़े, बर्तन आदि दान किए। अनीता को याद है, उसकी शादी से पहले पिताजी के पलंग की फटी चादर और बदरंग तकिए का कवर। विवाह के बाद जब उसके हाथ में पैसा आया तो सबसे पहले उसने पिताजी के लिए चादरें और तकिए के कवर खरीदे थे। जीवित पिता पर खर्च करने के लिए भैया के पास पैसा नहीं था, लेकिन मृत पिता के नाम पर आज समाज के सामने दिखावे के लिए अचानक ढेर सारा पैसा कहाँ से आ गया। अमर ने 2 दिन बाद के अपने और अनीता के लिए हवाई जहाज़ के 2 टिकट बुक करा दिए। दूसरे दिन भैया ने कुछ कागज़ अनीता के आगे रख दिए। दरअसल पिताजी ने वह घर भैया और उसके नाम पर कर दिया था। अब तुम तो अमर के साथ सिंगापुर जा रही हो, और वैसे भी अमर का अपना खुद का भी मकान है। तो भैया ने बात आधी छोड़ दी, पर अनीता उनकी मंशा समझ गई। भैया चाहते थे कि वह अपना हिस्सा अपनी इच्छा से उनके नाम कर दे, ताकि भविष्य में कोई झंझट ना रहे। हाँ भैया, इस घर में आपके साथ साथ आधा हिस्सा मेरा भी है। इन कागज़ों की एक कॉपी मैं भी अपने पास रखूँगी, ताकि मेरे पिता की यादें मेरे जीवन के रहने तक बरकरार रहें। कठोर स्वर में बोलकर अनीता ने कागज़ भैया के हाथ से लेकर अमर को दे दिए, ताकि उनकी कॉपी करवा सकें। और हाँ भाभी, माँ के कंगन पिताजी ने तुम्हें दिए थे। अब पिताजी की अंगूठी और चैन आप मुझे दे देना निकाल कर। भैया भाभी के मुंह लटक गए। दोपहर को अमर और अनीता ने पिताजी का पलंग, कुर्सी, टेबल और कपड़े वापस उनके कमरे में रख दिए। नया गद्दा पलंग पर डलवा दिया। पिताजी के कमरे और उनके साथ लगे अध्ययन कक्ष पर नज़र डालकर अनीता बुआ से बोली, मेरा और आपका मायका हमेशा यहीं रहेगा बुआ, क्योंकि पिताजी की यादें इसी जगह पर हैं। इसकी एक चाबी आप अपने पास रखना। मैं जब भी यहाँ आऊँगी आप भी आ जाया करना। हम यहीं रहा करेंगे। बुआ ने अनीता और अमर को सीने से लगा लिया और तीनों पिताजी को याद करके रो दिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही रोचक कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल घर घर की कहानी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।